लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुए तनाज़े को लेकर हिंद चीन के बीच कमांडर सतह की बातचीत हो रही है। दोनों मुल्कों के बीच ये मीटिंग मोल्डो में हो रही है, जो कि कई घंटों तक जारी रहने वाली है। वाज़ेह है कि कोर कमांडर की ये 5वीं अहम मीटिंग है। मीटिंग में फिंगर इलाके में चीन के मुकम्मल इनखला पर भी तवज्जो रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान जारी तातुल के दरमियान हो रही इस मीटिंग को बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की समत एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की काबीना वजीर कमल रानी वरुण का इंतकाल हो गया है। कमल रानी वरुण कोरोना पॉजिटिव थी। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। कमल रानी को 2 दिनों से बुखार था। इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल में अपनी जांच कराई। इसके बाद उन्हें पीजीआई में एडमिट करवाया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद आईसीयू में रखा गया था। गवर्नर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कमल रानी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मैं प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। उनका अंतिम संस्कार अभी जो प्राथमिक सूचना मिली, इसके अनुसार यहाँ भैरव घाट पर संपन्न होगा। एक अत्यंत दुख की, स्तब्ध करने वाली एक घटना और घड़ी है। ऐसी लोकप्रिय और लोगों के बीच की इतनी कद्दावर राजनीतिक हस्ती और एक जनसेवा का प्रतिमान करने वाली एक राजनेता हमारे बीच में नहीं रही हैं। हम बहुत दुखी हैं और पूरे जिला प्रशासन, कानपुर, सभी लोगों की ओर से इस महान नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से भी बहुत दुखी हूँ। जिस दिन उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उस दिन भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी, कुछ देर कुछ उनके क्षेत्र के विकास से संबंधित चर्चा थी, लेकिन उस दिन फिर भेंट नहीं हो सकी थी। बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको पीजीआई में भर्ती कराना पड़ा। जब आज यह बहुत दुखद और बहुत पीड़ाजनक समाचार प्राप्त हुआ है, तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों, उनके समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश को श्रीमती कमला रानी वरुण जी के निधन से बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का आज होने वाला अयोध्या दौरा मंसूख हो गया है। सीएम 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए तमाम तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर में डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के थाना हजरतगंज में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीस पार्टी तर्जुमान शादाब चौहान ने डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हिज़्ब मुखालिफ की आवाज दबाने की कोशिश है। पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब की गिरफ्तारी और उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से और लोकतंत्र की गला घुटने के एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, क्योंकि डॉक्टर अयूब साहब बहुत से मामलों में जो सरकार की जनविरोधी नीति थी या जिनसे हमारी विचारधारा अलग थी, हम उन मामलों को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सब किया है, अन्यथा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। पीस पार्टी की तरफ से मैं बहैसियत राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पीस पार्टी की तरफ से लखनऊ में कोई पोस्टर नहीं लगवाए गए। ये सब पूरी तरह से अफवाह है। और साथ ही साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पीस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से न्याय की लड़ाई में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के साथ खड़े हैं और आवश्यकता पड़ने पर हर तरह के संवैधानिक संघर्ष के लिए हम पूरी तरह से तैयार। और अब बात करेंगे कोरोना मामलों की। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 853 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 37,364 लोगों की जानें कोरोना की वजह से जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 17,50,724 हो गए हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें महाराष्ट्र में देखी गई। महाराष्ट्र में महलूकीन की तादाद 15,316 हो गई। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात राजधानी दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,989 लोगों की जानें ली। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 4,034 अफराद हलाक हुए। रियासत गुजरात में कोरोना से अब तक 2,464 लोगों की जानें गई। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कोरोना से अब तक कुल 1,677 लोगों की जानें गई। मगरिबी बंगाल में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। कोरोना से अब तक 1,629 लोगों की यहां मौत देखी गई। इस तरह से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,918 नए मामले देखे गए, 10 अमवात देखी गई। इस तरह रियासत में इस वबा के मामलात की जुमला तादाद बढ़कर 66,677 हो गई है। 10 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 540 हो गई है। तेलुगु रियासत में 18,547 सरगर्म यानी एक्टिव मामले हैं। रियासत में अब तक 47,590 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। और वहीं यूपी में भी कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में कोरोना की रफ्तार तेजतर नजर आ रही है। कानपुर शहर में कोरोना से अब तक 211 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की रिकवरी रेट के बेहतर होने की बात कही जा रही है, लेकिन कानपुर में मामला बरक्स नजर आ रहा है। कानपुर में रिकवरी रेट में कमी देखी गई। कानपुर में रिकवरी रेट 82% से 40% हो गया है। कानपुर में कोरोना की रफ्तार चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो 5,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक्टिव केसों की बात की जाए तो 3,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा कानपुर में है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। जून के अंत तक 293 एक्टिव केस थे, तो वहीं केवल जुलाई में 2,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हुए, जिसकी रफ्तार 10 गुना से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए और सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और कोरोना के इस दौर में अगर आप क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स या फिर काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। डॉक्टर्स की अगर माने तो उनके मुताबिक अगर बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए,
वर्जिश और नींद का खास ख्याल रखा जाए तो फिर इन सप्लीमेंट्स या फिर इम्यूनिटी बूस्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ात को बेहतर बनाने के लिए विटामिन और सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कसरत से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुव्वत मुदाफ़ात को बेहतर बनाने के लिए विटामिन और सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। विटामिन सी देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो वो पेशाब में निकल जाता है। लेकिन विटामिन ई है, ए है और डी की बात हमको करनी चाहिए। तो ये विटामिन अगर हम एक्सेस में लेंगे तो ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन हैं, और डी की तो टॉक्सिसिटी बहुत डॉक्यूमेंटेड है और सी की कोई ख़ास नहीं होती है, और जो ई है उसकी भी कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन इसको ज़्यादा तादाद में नहीं लेना चाहिए। देखिए हेडेक हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, घबराहट हो सकती है, जिंक से उल्टी भी आती है। मैंने तजर्बा किया था जब बहुत पहले मैं स्टूडेंट था। तो कोई भी चीज़ की ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए, और विटामिन हमारे खाने में मौजूद है। कई प्रकार के काढ़े या दूसरे सप्लीमेंट लेने से आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है हो सकता है उनमें हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो जाए। तो इसलिए मेरी राय ये है कि बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी सप्लीमेंट अपने आप शुरू ना करें। कोरोना के इस दौर में कुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से काढ़ा और गर्म मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपने ज्यादा काढ़े का इस्तेमाल किया तो आपको पेट की खराबी समेत दीगर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं गर्म पानी पी रहा हूँ और काढ़े पी रहा हूँ। काढ़े पी रहा हूँ सुबह शाम, और सुबह शाम गर्म पानी और बीच में नॉर्मल पानी। और वैसे सप्लीमेंट किया वो मतलब 2-4 बादाम डेली ले लेता हूँ। खाना तो साधारण जो खाता हूँ। आमतौर पे हम लोग काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग जो है मॉर्निंग में काढ़ा पीते हैं, अपने जो देसी मसाले हैं उनका बना के। काढ़े का एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं डेली मॉर्निंग में, और गर्म पानी तो दिन में कई बार पी लेते हैं। जो केसेस ज़्यादा आए हैं वो नफ्सियाती परेशानी के, और हमने महसूस किया कि उनका स्टमक डिसऑर्डर हुआ पेट की खराबी से, और बहुतों को हमने एलर्टी कराया तो उसमें भी जो है फ़र्क आया है। वो पता चला कि वो गर्म मसाले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेशियो रोज़ाना का गर्म मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जाहिर है कि वो नुकसान का सबब बनता है। आप लोगों की एडवाइस क्या है, आपकी एडवाइस क्या है? हमारा मशवरा ये है कि खमीरा जात तो आप लेते रहिए। ये चूँकि एंटी ऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर सदियों से आजमाई हुई दवा है, कोई भी खमीरा जो पसंद है आप ले सकते हैं। बहरहाल डॉक्टरों का मशवरा है कि अगर बेहतर खान पान, वर्जिश और नींद का ख्याल रखा जाए तो सप्लीमेंट और इम्यूनिटी बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हमें विटामिन सप्लीमेंट लेते वक्त काफी होशियार रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। पंजाब से अहम खबर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 3 अजला में 86 लोगों की जान जा चुकी है। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस ने शराब के 100 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब हुकूमत ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 2-2 लाख की माली इमदाद का ऐलान किया है। इस मामले पर दिल्ली के सीएम ने सीबीआई जांच का भी मुतालबा किया। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2020 ਤੱਕ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ कार्रवाई ਹੋਵੇ। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन कई तरह के सिफारती और सियासी साजिश रच रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनूबी कोरिया में मदाखलत की कोशिशें तलाश कर रहा चीन अब हिंदुस्तान के बगैर रीजनल फोरम बनाकर दबाव की नई हिकमत अमली पर काम कर रहा है। हालांकि नेपाल और अफगानिस्तान का रुख अभी रीजनल फोरम के हक में नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका साजिश इस इलाके में हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए है। हिंदुस्तान ने भी हालात के पेश नज़र मुआवन ममालिक से रब्त बढ़ाया है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक और नया इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। इसमें जांच के शुरुआती सबूतों के साथ मौत का वक्त भी गायब है। साथ ही खुदकुशी के बाद सुशांत के जिस्म में हुई तब्दीलियों की भी जानकारी नहीं दी गई। और वहीं सुशांत और रिया चक्रवर्ती से मुताल्लिक जारी तफ्तीश में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रिया और उसके भाई ने 3 महीने में सुशांत के अकाउंट खाते से तकरीबन 3 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये रुपए ज़्यादातर होटल्स, खरीदारी यानी शॉपिंग या फिर हवाई सफ़र में खर्च किए गए। और वहीं सुशांत सिंह के सीए संदीप श्रीधर ने खाते से 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात से इनकार किया। सुशांत के सीए से बात की हमारे नुमाइंदे ने। राजपूत के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सब पहला सवाल, ईडी के पास पूरा मामला चला गया है, मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, क्या उसके अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है? मेरा डायरेक्ट सवाल है। 15 करोड़ रुपए निकालने की बातचीत हो रही है, क्या उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है अकाउंट से? देखिए, मैं उसका अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज़ चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज़ चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हुई हैं 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारे हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर ये एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। वो जो भी बिना है वो पटना पुलिस के सामने दिया होगा। उन्होंने जो भी दिया है वो अभी तक हमारे पास तो नहीं है। अब जो भी होगा ऑब्वियसली ही विल हैव सम बेसिस टू हैव लिविड दैट एलिगेशन। बट एटलीस्ट 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार मीडिया में, और पुलिस ने भी जो कल यही पूछा है, बिकॉज अर्लियर 1 मंथ अगो जब उन्होंने स्टेटमेंट लिया गया था, इसीलिए लिया गया था कि सुशांत को कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं था, वो हमने 1 महीने पहले क्लैरिफाई कर दिया था। और वहीं इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। एलजेपी सदर चिराग पासवान का कहना है कि बिना किसी ताखीर की हुकूमत इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। बैठ के सिर्फ सोचेंगे ही कि इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाए, नहीं किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो समय बीता है और बिता के हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई को सामने आने से हम लोग रोक रहे हैं, उसमें और ज़्यादा बाधा हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए मैं पुनः बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि एक लंबे समय के बाद उन्होंने, मुझे खुशी है और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस विषय पर उन्होंने अपनी बातों को उन्होंने रखा, पर मैं उनसे साथ में ये आग्रह ज़रूर करूंगा कि अब और ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, जितना विलम्ब होगा सच्चाई पर उतना ही पर्दा गिरता रहेगा, तो अब और ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई के हवाले सौंपने का काम करें। कोरोना के बढ़ते खतरात को देखते हुए 5 फाउंडेशन नामी समाजी तंजीम ने रांची की अंजुमन इस्लामी अस्पताल को 500 पीपीई किट और मास्क फराहम करवाया है। फाउंडेशन की इस मदद के लिए अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन ने बेहद शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मुल्क के मारूफ कैपिटलिस्ट अजीम प्रेमजी के ताउन से ये तंजीम रांची के तमाम मज़ाहिब के सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान
राहती किट फराहम कर चुकी है। के चीफ मिनिस्टर महोदय को मेडिकल किट्स प्रदान किया गया और उसमें से फिया फाउंडेशन ने अंजुमन इस्लामिया को 500 पीपी किट्स और उतने ही करीब अच्छे क्वालिटी का फेस मास्क और ग्लव्स इत्यादि प्रदान किया। वो ऐसे समय में अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को प्रदान किया है जिस समय इसकी नितांत आवश्यकता थी और बहुत इन सामानों से अस्पताल जूझ रहा था। हमारे स्टाफ डॉक्टर्स को इसकी ज़रूरत थी, तो ऐसे समय में उन्होंने इन सामानों से मदद की है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को। राम मंदिर तामीर की तकरीब में आने वाले मेहमानों को प्रसाद में देने के लिए 1 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। भूमि पूजन के दौरान इन लड्डुओं पर भोग लगाकर मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। रामदास चाहुनी से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे राजीव प्रताप सिंह ने। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां राम मंदिर शिलान्यास के मद्देनजर अयोध्या को बेहद भव्यता के साथ सजाया जा रहा है, तो वहीं इस मौके पर आने वाले अतिथियों के प्रसाद के लिए भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मणि रामदास छावनी परिसर में हूं, जहां पर 1 लाख लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है और राम जन्मभूमि शिलान्यास के शिला पूजन के दौरान इन लड्डुओं के जरिए भगवान राम को भोग लगाया जाएगा। ये लड्डू जो हैं वो देसी घी से बनाए जा रहे हैं और फिर इन्हें इस मौके पर आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विशिष्ट अतिथियों को ये लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। ये टिफिन है, इनमें पैक करके लड्डुओं को भक्तों को दिया जाएगा, अतिथियों को दिया जाएगा। ऐसे में ये लड्डू किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद पूज्य संत से। महाराज जी, ये लड्डू जो बनाए जा रहे हैं ये किस लिए बनाए जा रहे हैं और क्या इनको? ये लड्डू बनाया जा रहा है भगवान श्री राम के 5 तारीख को भूमि पूजन के लिए प्रसाद वितरण के लिए भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये लड्डू किसके सौजन्य से बनाया जा रहा है? कौन इन लड्डुओं को तैयार? ये ब्रह्म वेता श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज, विंध्याचल इनका मुख्य आश्रम है, वहाँ से ये सारी व्यवस्था हुई है। हम लोग उनके शिष्य हैं, सेवक हैं और उनके द्वारा ये सब व्यवस्था की। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ये लड्डू है ये 1 लाख की संख्या में इन्हें तैयार किया जा रहा है, 1,11,000। और ये लड्डू सिर्फ उन अतिथियों को ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या में बंटवाए जाएंगे। देवराहा बाबा का, जिन्होंने खुद राम मंदिर का जो मॉडल है, जिस मॉडल के आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा, उसको उनकी उपस्थिति में पास कराया गया था और उसी मॉडल के अनुरूप यहाँ पर राम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद जी मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो किस तरह से जो तैयारी हो रही है, दूसरी ओर ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, संपूर्ण विश्व जो है आज उत्साहित है कि भगवान रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उत्साह का दिन और क्या हो सकता है। जिस प्रकार से लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम लौटे थे अयोध्या और पूरा विश्व जो है झंकरित हुआ था, उत्साहित हुआ था और उमंग से भर उठा था, ठीक उसी प्रकार से 5 अगस्त को जो पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।